हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जिस रेस्पेक्ट से और जिस डाइवर्सिफाई में सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए विथ डिटेल के साथ हम लोग आज कवर करते हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो एक बार उसको देख लेना, क्योंकि वहीं से जो है एक बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है प्लस जो है प्रिंटेबल फॉर्म में इसका जो नोट्स इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। बाकी यूट्यूब बैच से जितना भी इनिशिएटिव रनिंग है वो भी उसका पूरा पीडीएफ, नोटिफिकेशन, इंग्लिश बूस्टर प्लस मैगजीन, हर चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बना देता हूँ कि है क्या। अब देखो, जैसे ही लेटर वैदिक एज खत्म हुआ, हम लोग डिटेल में हम लोग कवर किए हैं प्रीवियस क्लास में। तो लेटर वैदिक एज के एंड होते होते क्या हुआ कि डिफरेंट जो है सेक्ट का डिफरेंट जो है आइडियोलॉजी इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि उपनिषद का, वेदांग के बारे में, है ना, वेदस के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो ओरिजिन हम लोग टेस्ट करते हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का, वो है 6th सेंचुरी BC। अब BC समझ आ गया होगा। अब 6th सेंचुरी का मतलब कितने वर्ष को बोलते हैं? देखो, 6th सेंचुरी का मतलब होता है कि 500 BCE से 600 BCE, इसको हम लोग बोलते हैं 6th सेंचुरी, ना कि डायरेक्टली 600 से 700 को हम लोग 6th सेंचुरी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, बहुत लोग जो है इसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो 6th सेंचुरी का मतलब होता है कि 500 BC से 600 BC के बीच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इमरजेंस कैसे देखने को मिला है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ। लेटर वैदिक एज में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बहुत ज़्यादा कास्ट और रिजिडिटी देखने को मिला है। पूरा सिस्टम जो है कास्ट बेस्ड इमर्ज होकर आया है, वर्ण बेस्ड सिस्टम यहाँ पे डोमिनेशन देखने को मिला है। तो जैसे उसका लॉस हुआ, है ना, डिक्लाइन में गए, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का इमर्ज हुआ। जैसे कि वैदिक एज में रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन देखने को मिला है कि डिफरेंट अश्वमेध सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्रीफाइसेस करना है, डिफरेंट सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो एक जो कारण रहा जिससे बुद्धिज़्म जैनिज़्म इमर्ज होकर आया। दूसरा कारण रहा है सोशल इनइक्वलिटी, जैसे कि पूरा वर्ण सिस्टम में डिवाइड था, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, इस तरीके से जो है डिफरेंट कास्ट सिस्टम में डिवाइड थे। ये इसका कारण रहा है जिसके बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज हो के आया। बाकी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का फिलोसॉफी क्या है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आया कहाँ से, तभी तो आगे समझ पाओगे। फिर इकोनॉमिकल चेंजेस, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, ट्रेड का ग्रोथ देखने को मिला है, राइजेस हुआ है न्यू क्लास का, है ना, ट्रेडर्स का, है ना, मर्चेंट्स क्लास का। फिर फिलोसॉफिकल मूवमेंट चलने लगा है, क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर मिडिल भाग में अगर बताएंगे, है ना, मिडिल का रास्ता बताएंगे, तो क्या है, पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर वही चीज़ सोचो कि कोई आप पर्सन आ रहा है जो कि एकदम एस्थेटिक लाइफ का डेफिनेशन बता रहे हैं कि एस्थेटिक लाइफ में जाना है, तो पीपल जो है नेग्लेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस जो है वैदिक एज में क्या होता था कि इतना ज़्यादा रिचुअलिस्टिक जो है रिचुअल कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो एक कॉमन पीपल के लिए वो सब कर पाना वहाँ पे इम्पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म क्या बताता है, एक मिडिल पाथ का डेफिनेशन देता है, इसलिए जो है बुद्धिज़्म का राइज देखने को मिला है। प्लस जैनिज़्म का राइज उतना देखने को नहीं मिला है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैनिज़्म है ना, ये एक्सट्रीमिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिज़्म है ये मिडिल पाथ की तरफ जाते हैं, इसलिए जो है बुद्धिज़्म का राइज सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये तो कुछ कारण रहा जिसके थ्रू जो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिफरेंट सेक्ट का यहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिला है। ठीक है, बाकी देखो अब हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग कवर करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म का जो फाउंडर है गौतम बुद्धा, जिसे हम लोग सिद्धार्थ गौतम भी कंसिडर करते हैं, इसका बर्थ हुआ था लुम्बिनी, प्रेजेंट डे अभी नेपाल में है। 563 BC में इसका बॉर्न हुआ था, और ये बिलोंग करते हैं शाक्य क्लैन से। ठीक है, शाक्य क्लैन मतलब क्षत्रिय क्लैन से ये बिलोंग करते हैं। और इसका जो फादर है सदोधना है, और इसका जो मदर का नाम है माया देवी है, इसका मदर का नाम।
बाकी नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और कवर करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि वाइफ का नाम है यशोधना, सन का नाम है राहुल। फिर हॉर्सेस जो हैं, हॉर्सेस जिसे यूज़ करते थे रिनाउंस वर्ड, मतलब जो बुद्धा ने, है ना, गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा तो उसको किससे हम डिनोट करते हैं, हॉर्स से डिनोट करते हैं, जो कि कंथका है ना। फिर अटेंडेंस का नाम यहाँ पे छना है। और इन्होंने अपना जो रिनाउंसिएशन किया है, घर से अपना छोड़े हैं, घर को छोड़े हैं एज ऑफ 29 में, और इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, महाभिनिष्कर्म। ठीक है, रिनाउंसिएशन जब किए तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं जिसके हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्कर्म। फिर उन्होंने क्या किए, एक जैसे ही कि घर को त्याग किए थे, फिर एक बोधि ट्री में बैठ के पूरा एक सुप्रीम नॉलेज को अटेंड किए। और उस सुप्रीम नॉलेज को कौन से सन में, मतलब कितने एज में, 35 के एज में जो है इन्होंने सुप्रीम नॉलेज को अटेंड कर लिए गए हैं बोध गया में। और इसी जो सुप्रीम नॉलेज जो अटेंड किए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट बोलते हैं। जैसे कि जैनिज्म में उसको अलग टर्म से डिनोट करते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में हम लोग इसको इनलाइटनमेंट कंसिडर करते हैं। फिर इन्होंने फर्स्ट सरमन दिए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। जैसे कि एक बार इनलाइटन हो गए, पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज को गैदर कर लिए, तो उन्होंने अब सोचा कि हमें अब टीचिंग के फील्ड में जाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को इसके बारे में। तो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिए थे कहाँ, सारनाथ में, वाराणसी के पास, और इसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर उसका डेथ हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर 80 ईयर्स में इसका डेथ हुआ है। तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल जो है बुद्धिज़्म की जीवनी के बारे में। बाकी अब डिटेल में हम लोग और कवर करते हैं कि इसका क्या टीचिंग थे, फिलोसोफिकल आइडिया क्या क्या थे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निर्वाण कैसे इसको हुआ, है ना, इनलाइटनमेंट कैसे हुआ। तो देखो उन्होंने क्या किया, जैसे कि घर को छोड़े, पहले ही इसका जो फादर थे, एक तो पहले थे किंग है, तो किंग है तो अपने सन को पूरा पूरा राजा के अंदर ही, मतलब जितना भी उसका किंगडम एरिया है उसके अंदर ही रखते थे, इसको कहीं जाने नहीं देते थे, इसको गौतम बुद्धा को। तो एक बार क्या हुआ कि जस्ट घूमने के लिए जो है घर से बाहर निकले। अब जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने डिफरेंट मैन को देखे, डिफरेंट पर्सन को देखे। कौन कौन से, एक ओल्ड मैन को देखे, इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है ना, पहले ओल्ड मैन को देखे, फिर सिक मैन को देखे, फिर डेड बॉडी को देखे, ऐसा क्रोनोलॉजी यहाँ पे याद रखोगे। तो पहले ओल्ड मैन को देखे कि इसको क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ एज का, है ना, और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आ गया गौतम बुद्धा के बारे में। क्यों, क्योंकि वो तो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, उसको तो ओल्ड मैन के बारे में पता नहीं था उतना ज़्यादा, है ना, सिक मैन के बारे में इतना ज़्यादा उसको आइडिया नहीं था। लेकिन जब एक बार घर से निकले, रिनाउंस हुए, तो सबसे पहले उसको ओल्ड मैन दिखे। अब ओल्ड मैन जैसे दिखे तो उसको रियलाइजेशन हुआ कि एक अवस्था तो हमें भी आना है। फिर नेक्स्ट जो उन्हें सिक मैन दिखे, जो कि अवेयरनेस हुआ डिसीज़ के बारे में, क्योंकि ये डिसीज़ हमारे ऊपर भी आएगा, इस तरीके से जो है अवेयरनेस आए। फिर डेड बॉडी को देखे, जो कि रियलिटी हुआ डेथ के बारे में, कि ये जो पूरा बॉडी है एक बार ये जो है डेथ हो जाएगा। फिर फोर्थ जो है एसेटिक जो है मॉन्क, जो कि तपस्या कर रहे थे, रिनाउंसिएशन में बैठे थे, पीस में बैठे थे, इसका रियलाइजेशन हुआ गौतम बुद्धा को। और जब ये 4 पार्ट को देखा, और 4 पार्ट को देखने के बाद डायरेक्टली उसके माइंड में या फिर उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, जिससे वो है डायरेक्टली घर को ही छोड़ दिए गए। और घर को छोड़े तो एक स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, वहाँ पे ये बैठ गए। अब देखो जैसे ही घर को छोड़े तो उसको डिफरेंट टीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन उस टीचर का जो आइडियोलॉजी है उसको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जो बर्थ है, बर्थ को हम लोग डिनोट करते हैं एलिफेंट से, लोटस से। जब रिनाउंसिएशन किए तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं हॉर्सेस से। जब वो इनलाइटनमेंट हुए कहाँ पे, पीपल ट्री, तो पीपल ट्री से हम लोग उसको इनलाइटनमेंट का डिनोटेशन देते हैं। फिर फर्स्ट सरमन जिसे हम लोग विल से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 स्पोक शोविंग 8 पाथ को ये डिनोट करता है। ठीक है, फिर जो डेथ है इसको हम लोग स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट टर्म है। क्लियर है, तो ये थोड़ा याद रखना है। तो ग्रेट रिनाउंसिएशन जिसे हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्कर्म, है ना, महाभिनिष्कर्म बोलते हैं। ग्रेट रिनाउंसिएशन कितने में किए, 29 की एज में किए। अपने घर को उन्होंने छोड़े, जैसे कि अभी बताया, हर चीज़ को नाइट में छोड़ दे। फिर उन्होंने कंथक, उसका हॉर्स का नाम है कंथक, इसके साथ क्या किया, आगे बढ़े, और उन्होंने यही जो 4 पीपल को देखे तो वहीं से रियलाइज़ हुआ, और डायरेक्टली उन्होंने निर्वाण की तरफ आगे बढ़े,
है ना, निर्वाण की तरफ, ट्रुथ की तरफ, लिबरेशन की तरफ इन्होंने आगे चले गए और यहीं से जो है गौतम बुद्ध का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन का मतलब जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना वो गैदरिंग होना स्टार्ट किए गए। फिर जैसे कि टाइम बीतते चले गए तो उन्होंने ट्रुथ को डिफाइन किए कि सर्च किए गए कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है, क्योंकि उन्होंने 4 पीपल को देखे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में देखे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये चारों तो डिफरेंट हैं लेकिन लाइफ का ट्रुथ क्या है, ये सर्च में निकले थे। तो स्टडी अंडर फेमस टीचर जैसे कि अलाराम कलम हो गया है ना, उद्दा जो बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट टीचर मिले उसको, इन्होंने टीचर्स किए मेडिटेशन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में बताया। फाउंड देयर टीचिंग इनएडेक्वेट, देखो वही बताया था कि ये जो 2 पर्सन है इसका टीचिंग जो है उतना सफिशिएंट नहीं लगा, उसको उतना ज़्यादा एडेक्वेट नहीं लगा। फिर इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किए, सिवरल पेनेंस किए, फास्टिंग किए 6 ईयर्स के लिए, ऐसा बोले जाते हैं, नियर उरुवेला बोध गया में, है ना। तो उसके बाद जो है रियलाइज़ हुआ एक्सट्रीम एसर्टिटी इज़ फुटाइल, इस तरीके से जो है उसको रियलाइज़ हुआ फोर ट्रुथ के बारे में। फिर डिस्कवरी किया मिडिल पाथ के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ जी है एस्थेटिक का मतलब होता है एकदम तपस्या में बैठ जाना, इस तरीके से उन्होंने भी लाइफ को जिए। तो फिर जो मिडिल पाथ है इसका रियलाइजेशन हुआ कि न तो हमें ज़्यादा एस्थेटिक लाइफ में जाना है, नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग्जरियस जो लाइफ होता है उसमें जाना है, अपने को जो एक मिडिल पाथ होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तभी से जो है ये एक मिडिल पाथ जो है फॉलो करना स्टार्ट किए गए थे, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए लग्जरी लाइफ में और जो एसेटिज्म होता है, जो तपस्वी की तरफ बैठ जाते हैं ना, इसमें जो है हमें मिडिल होना चाहिए। इन्होंने एक्सेप्ट किए गए कि मिल्क राइस फॉर सुजाता, एक विलेज गर्ल है, टू रीगेन स्ट्रेंथ। फिर उन्होंने क्या किए, मिडिल पाथ को सर्च करने के बाद बोधि ट्री जो है, पीपल ट्री, वहाँ पे सेट हो गया और वहीं से जो है अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो इनलाइटनमेंट प्राप्त किए गए वो यहीं से किए हैं। ठीक है, याद रखना है इस पूरे टर्म को। तो जो इनलाइटनमेंट बताया हूँ वो जो है डीप मेडिटेशन है, जो कि 49 एज में उसको प्राप्त हुए थे इनलाइटनमेंट में बिकेम। और यहीं से जब उसे इनलाइटनमेंट हुआ तो वहीं से एक नाम पड़ गया उसका बुद्धा का मतलब होता है द इनलाइटन वन। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, ये समझ आ गया। फिर अब थोड़ा से कवर करते, क्योंकि अभी तक जो है इनलाइटनमेंट हो गया है ना, बुद्धा के पास स्पिरिचुअल नॉलेज आ गए हैं, है ना, हर चीज़ के बारे में उसे पता है, उसको ये भी पता है कि लाइफ का जो मीनिंग क्या है, हम लोग यहाँ पे बॉर्न लिए हैं तो क्यों लिए हैं, हर फील्ड में उसको जानकारी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बुद्धा को इनलाइटनमेंट हुआ उसके बाद निर्वाण की तरफ कैसे गए, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 7 वीक जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं सुत्त सतहा, इसमें निकले। जैसे कि अंडर द बोधि ट्री, इसका मीनिंग याद रखोगे, है ना, अंडर द बोधि ट्री कंप्लीटेशन किए, इस तरीके से जो है 7 यहाँ पे जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 7 वीक्स बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, बाकी डिसीजन टू टीच लिए, फाउंडेशन ऑफ संघ, क्योंकि देखो अब स्पिरिचुअल नॉलेज इसको मिल चुके हैं, अब स्पिरिचुअल नॉलेज को उसको स्प्रेड करना है, तो कैसे स्प्रेड करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किए संघ का। संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े, है ना, बुद्धा का डिसाइबल बने, और उस डिसाइबल के थ्रू क्या है, पूरे जो अपना टीचेस हैं, है ना, टीचर जो है उसका टीचेस है, क्या टीच करने, ये सब चीज़ को वहाँ पे प्रीच किए गए। जैसे कि इनिशियली हेजिटेट टू प्रीच, बिलीव ट्रूथ वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से क्या है, देखो जो अर्थ का रियलिटी है, जो जीवन का रियलिटी है, उसको कॉमन पीपल नहीं समझ पाएंगे, इस तरीके से पहले हेजिटेट करते थे, है ना, टीचर्स नहीं करते थे, प्रीच नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने फाइनली जो है प्रीचेस करना स्टार्ट किए गए थ्रू दी संघ फॉर्मेशन। परसुएटेड बाई ब्राह्मण स्क्रिप्ट, फिर डिसाइडेड टू स्प्रेड धम्म का मतलब होता है ट्रूथ, टू एंड ह्यूमन सफरिंग, ट्रेवल टू सारनाथ नियर वाराणसी, जहाँ से उन्होंने अपना पहला स्पीच दिए थे, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तना बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिए हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना, और यहीं पे जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, 8 फोल्ड पाथ हैं, इसका इसेंस बताया है बुद्धिज़्म के द्वारा, और बाकी जितना भी फॉलोवर हैं उसके, और ये हर जो 8 फोल्ड पाथ हैं, 4 नोबल ट्रूथ हैं, ये सब चीज़ को यहाँ पे फॉलो करते थे उसका डिसाइपल। ठीक है, तो देखो जैसे कि 35 साल ऑफ प्रीचिंग हो गए, तो उसमें क्या किया कि कुछ
रीजन में या फिर कुछ राजा हैं इसे एक्सेप्ट भी किए हैं। जैसे कि राजगृह का बात करोगे तो किंग बिंबिसार मगध बिकम उसका फॉलोअर हुआ, क्योंकि देखो 45 साल प्रीच कर रहे हैं, पूरा ट्रूथ को बता रहे हैं, तो कोई तो अट्रैक्ट होगा। एक तो कॉमन पीपल अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और कुछ जो नोटेबल किंग है जैसे कि बिंबिसार हो गया, ये भी अट्रैक्ट हो गया है ना। फिर श्रावस्ती कौशल का जो प्रसेनजीत है, इन्होंने भी अट्रैक्ट हो गया। वैशाली का बात कर लो जो कि महाप्रजापति गौतमी है, ये भी जो है अट्रैक्ट हुए, और यही जो है फर्स्ट भिक्षुनी बने। भिक्षुनी का मतलब होता है वुमेन जो बुद्धा को फॉलो करते हैं, जो बुद्धा के प्रीचेस को, उसका जो फाउंडेशन है, हर चीज़ को जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग भिक्षुनी बोलते हैं। ठीक है, तो वैशाली से जो है महाप्रजापति गौतमी ये भी जो है बुद्धा का फॉलोअर बन गए। अब फॉलोअर बनने के बाद जितना भी बुद्धा का प्रीचेस है, उसका जो मोरल है, इथिकल है, हर चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किए गए। बाकी और है, इन्होंने भी जो है फॉलो करना स्टार्ट किए गए। इसका जो टीचिंग मेथड था, देखो अभी तक तो कवर किए हैं कि टीचिंग करते थे, तो इसका जो टीचिंग मेथड था मेनली जो है डायलॉग के फॉर्म में करते थे, पैराबल्स के फॉर्म में ये जो है टीचिंग मोस्टली करते थे। और ये एडवोकेट करते थे अहिंसा के बारे में, कंपेशन के बारे में बताते थे, इक्वलिटी के बारे में बताते थे, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में ये डिफाइन करते थे, बताते थे। डिसाइपल का अगर बात करोगे तो चीफ मेन डिसाइपल थे, नाम भी लिखा गया जैसे कि मंगोलियन हो गया है ना, सरीपुत्ता हो गया। फिर फीमेल में जो चीफ डिसाइपल थे वो थे खेमा हो गए, है ना। जस्ट टर्म है, टर्म बोल सकते हो या फिर फैक्ट्स बोल सकते हो, क्योंकि फैक्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा इसको याद रखोगे। अब देखो लास्ट में जैसे 18 एज हुआ तो इसको डायरेक्टली क्या क्या मिल गया, महापरिनिर्वाण। इसका जो डेथ हुआ इसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में डेथ हुआ है इसका, तो इसको भी थोड़ा कंसीडर करना है। अब यहाँ तक हम लोगों ने एक ओवरव्यू पूरा ले लिए हैं कि बुद्धिज़्म का कैसे निर्वाण हुआ, कैसे इनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, अब जो है बुद्धिज़्म का डॉक्ट्राइन क्या था, ये मेन हमने को यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मेजर इसका डॉक्ट्राइन का बात करोगे तो ही नाइदर एक्सेप्ट और डेनिड एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, क्योंकि देखो लेटर वैदिक एज में क्या था, पूरा गॉड के बारे में डिस्कस किए गए थे, बहुत सारे नेचुरल वर्शिप स्टार्ट किए गए थे। लेकिन बुद्धिज़्म का जो आइडियोलॉजी था, ना तो ये डिने किए ना तो ये एक्सेप्ट किए कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ही एड्रेस वर्ल्डरी इशू, इसका जो मेन कंसर्न था कि जो वर्ल्ड में जितना भी इशू हैं उसको हैंडल करना, ना कि डिबेट में पड़ जाना कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ही एड्रेस वर्ल्डली इशू एंड वाज नॉट कंसर्न विद द डिबेट अबाउट सॉल एंड द ब्राह्मण, जैसे अभी बताया। ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, वो जो वेदा है ये एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, इसमें जरूर ये क्वेश्चन करते थे। और कंडेम करते थे वर्ण सिस्टम को एंड एडवोकेसी करते थे इक्वलिटी का। वर्ण सिस्टम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जितना भी क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण इन सब चीज़ में जो सोसाइटी डिवाइड है उसका कंडेम करते थे, निंदा करते थे, क्योंकि जो बुद्ध है ये इक्वलिटी के बारे में डेफिनेशन देते थे, इक्वलिटी के बारे में बताते थे, इसलिए जो है वर्ण सिस्टम को ये कंडेम करते थे। ठीक है, हमने डिफरेंट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किए कि 4 नोबल ट्रूथ को फॉलो किए हैं, जिसे हम लोग चतुर आर्य सत्य बोलते हैं। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि हैं क्या ये। तो उन्होंने बताया कि दुख है, जो लाइफ है, लाइफ में दुख मिलेगा, मतलब ट्रूथ ऑफ सफरिंग बताएं, है ना। जो लाइफ है इज़ फुल ऑफ सॉरो, कैसे, चाहे बर्थ का हो, चाहे डिसीज का हो, डीके का होगा, डेथ का होगा, इन सब चीज़ से हमें क्या मिलने वाला है, दुख ही मिलेगा। और ओरिजिन ऑफ दुख ये भी बताएं, दुख तो है लेकिन ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी बताएं। जैसे हम लोग 4 नोबल ट्रूथ बोल रहे हैं ना, तो पहला तो हो गया सफरिंग ऑफ ट्रूथ, जिसे हम लोग दुख बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड बताया गया है समुद्य, जिसे हम लोग ओरिजिन ऑफ सफरिंग बताएं, कहाँ से होता है, अपना जो डिज़ायर है, अपने जो तृष्णा है, वहीं से जो है दुख का स्टार्ट होते हैं, ये भी बोले। फिर इसका सेसेशन ऑफ सफरिंग भी है, मतलब सफरिंग को कम भी कर सकते हो, जिसे यहाँ पे निरोध बोले गए, बाय एलिमिनेटिंग डिज़ायर, क्योंकि मेन जो कारण है दुख का वो डिज़ायर ही बताए हैं। तो डिज़ायर को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो अपना दुख है, सफरिंग है, ये कम हो जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया पाथ टू इंड सफरिंग की, कैसे इंड करना है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मग बोलते हैं, द वे टू सेशन इन दी 8 फोल्ड पाथ। अब देखो कैसे कम करोगे इसको, तो इसके लिए 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, जो हम लोग 8 फोल्ड पाथ डिस्कस किए थे ना स्लाइड में।
अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 4 ट्रूथ समझ आ गया, सफरिंग है। अब सफरिंग को कैसे कम कर सकते हो, उसके लिए 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। कौन कौन सा? पहले बोले हैं राइट व्यू, राइट इंटेंशन, है ना, राइट व्यू है, राइट इंटेंशन है, जिसे हम लोग विजडम बोल रहे हैं, कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फिर बताया है राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, जिसे हम लोग इथिकल कंडक्ट बोल रहे हैं। फिर आता है मेंटल डिसिप्लिन में राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये रहा है जो कि 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम लोग अष्टांगिका मार्ग बोल रहे हैं। और यही अष्टांगिका मार्ग को अगर फॉलो करते हो तो जो सफरिंग हो रहे हैं, है ना, उस सफरिंग से यहाँ पे इलिमिनेशन कर पाओगे, सफरिंग को यहाँ पे रिड्यूस कर पाओगे। ये जो चीज़ है 8 फोल्ड पाथ में बताए गए हैं बाय द बुद्धिज़्म के द्वारा। ठीक है, फिर जो बुद्धिज़्म है ये मिडिल पाथ को ही फॉलो करते थे, न तो ये एक्सट्रीम लग्जरी में जाना चाहते थे, न तो ये जो है एक्सट्रीम ऑसेटिसी में जाना चाहते थे, मतलब जो तपस्वी है ना उसमें भी नहीं जाना चाहते थे। ये जस्ट जो है बैलेंस बनाना चाहते थे, मॉडरेट रहना चाहिए यहाँ पे। प्लस ये सिंबल थे रेशनल का, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है उसमें ज़्यादा ध्यान देते थे, न कि थ्योरेटिकल बातें जो बोल रहे हो उसमें, ये सब चीज़ में ये ध्यान नहीं देते थे। फिर डिफरेंट जो है थ्योरी भी दिए गए बाय द बुद्धिज़्म के द्वारा, जैसे कि नो सोल थ्योरी। इन्होंने क्या किए हैं, डिनाई किए गए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट अनचेंजिंग सोल, जो आत्मा है इसको जो है क्या किए गए, डिनाइड किए गए हैं। इस चीज़ को याद रखना है। जैसे कि जो 5 एग्रीगेट्स बताया ना, पंच स्कंधास, द इंडिविजुअल जो है 5 चीज़ से कंबाइन है, जो शरीर बना हुआ है ये 5 चीज़ के कंबाइनेशन से बना हुआ है। जैसे कि रूपा जिसे बॉडी बोले हैं, है ना, फिर वेदना जिसे हम लोग सेंसेशन बोलते हैं, फिर सन्न बोलते हैं जिसे परसेप्शन है, फिर संख्रा है मेंटल फॉर्मेशन, विनारा है जिसे हम लोग कॉन्साइनियसनेस बोलते हैं, है ना, कॉन्साइंसनेस बोलते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ अनंता है यही बताता है नो सोल थ्योरी, जिसका मतलब होता है कि जो सॉइल है, आत्मा है, इसका परसिस्टेंस नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, ये बोले हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अनिका भी दिए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपरनेंस, मतलब एवरीथिंग जो यूनिवर्स में है ये ट्रांजिएंट है, कंसिस्टेंटली चेंजिंग पैटर्न में रहता है, कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अनिका बोलते हैं। फिर बताया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म और रिबर्थ के बारे में, मतलब एवरी इंटेंशनल एक्शन जो कर्म है उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, बोलते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, कि जिस तरीके से कर्म करोगे वैसे ही उसका फल जो है मिलने वाले हैं, ये चीज़ बताए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म के बारे में बताया गया है, रिबर्थ के बारे में बोले गए हैं। जो गुड डीड है, गुड हैप्पीनेस वही बताएं, और बैड डीड करोगे तो वहाँ से सफरिंग मिलने वाले हैं। और ये इन्होंने डिटर्मिनेशन किए गए हैं रीबर्थ के बारे में, रीबर्थ के बारे में ये इन्होंने बोले हैं कि रीबर्थ होगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ निर्वाण ये भी बताए गए हैं कि यहाँ पे निर्वाण का मतलब होता है एग्जिस्टेंस या फिर ब्लोइंग आउट ऑफ डिज़ायर, समझ रहे हो, अपना जितना भी डिज़ायर है, अपना भी जितना भी हेट्रेड है, हेट है, इन सब चीज़ को छोड़ के एक निर्वाण प्राप्ति करोगे, है ना, एकदम मन से चित्त हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे बोले हैं। इट इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, इग्नोरेंस, रिवर्थ। अगर निर्वाण पा लोगे, है ना, निर्वाण अगर पा लोगे तो ये जितना भी सफरिंग हो रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है, ये जो चक्कर है, इन सब चीज़ से मुक्त हो जाओगे, ये बोले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ निर्वाण में। फिर 3 ज्वेलर्स जिसे हम लोग त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्धा, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेन वन, धम्म का मतलब होता है टीचिंग, जो टीचिंग करते हैं, प्रीच करते हैं, इसको धम्म बोलते हैं। और संघ का मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स या फिर नन्स, जिसके थ्रू जो बुद्धिज़्म का टीचर है, जो उसका फिलोसॉफी है, जो इसका आइडियोलॉजी है, उसको कॉमन पीपल तक स्प्रेड करना, ये है। फिर 5 परसेप्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग पंचशीला बोलते हैं। क्या है इसका 5 परसेप्शन? डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट लाई, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट और डू नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट। ये जो हैं 5 इसका परसेप्शन है, जिसे हम लोग पंचशीला बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखो, जैसे ही बुद्धिज़्म जो है गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, उसके बाद डिफरेंट किंग, जैसे कि आगे टाइम बीतते चले गए, तो जब डिफरेंट जो है किंग आए, तो उन्होंने क्या है बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितना भी टीचिंग हो गया है, उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या है डिफरेंट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट काउंसिल जो है बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे जस्ट गौतम बुद्ध का डेथ हुआ उसके बाद जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे 483 BC में। कहाँ पे किए गए थे?
यहाँ पे देखो राजगृह है, यहाँ पे जो है इसको ऑर्गेनाइज किए गए थे। अगर सपोज अगर और थोड़ा डिटेल में अगर पूछ दिए गए कि कौन से केव में किए गए थे, तो केव का भी याद रखना। सत्तापानी जो केव है राजगृह में, वहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे। किंग का नाम में रखोगे, याद रखोगे अजात शत्रु हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इस जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका जो है प्रेसिडेंट किए गए थे, प्रिसाइड किए गए थे, वो है महाकसपा। इसके द्वारा जो है प्रिसाइड किए गए थे इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है कि इसमें क्या इवेंट हुआ है, इसका आउटकम आया क्या है ना। तो उपाली ने रिसाइड किया है विनय पिटाक। 3 पिटाक होता है, एक विनय पिटाक है ना, दूसरा यहाँ पे सुत्त पिटाक, और तीसरा जो है होता है अभिधम्म पिटाक, जिसे हम लोग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो एट प्रेजेंट जो है 3 पिटाक हैं अभी, जिसमें से फर्स्ट 2 पिटाक हैं, इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे, इसे कंपाइल किए गए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे, कब किए गए थे? 383 BC। अब देखो कई को कैसे लगेगा, देखना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में ऑर्गेनाइज किए गए थे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड कम क्यों हो रहा है? ये तो आगे जाना चाहिए। तो पहले ही शुरू का क्लास में बता दिया था कि BCE का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है ना। तो इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पे BC लिखा हुआ है इसलिए। तो देखो इसमें प्लेसेस का याद रखना, वैशाली में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। किंग रहे हैं काल अशोक, और सभा कमी जो है इसके द्वारा प्रिसाइड किए गए थे। यहाँ पे बुद्धिस्ट का जो है बुद्धिस्ट ऑर्डर स्प्लिट देखने को मिलेगा। कौन कौन से? 2 ऑर्डर में, एक जो है स्थाविरवधीन है ना, एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर हुआ है स्प्लिट, जिसमें से एक ऑर्डर है स्थाविरावधीन और सेकेंड ऑर्डर है महासंगिका। ठीक है, महासंगिका। तो जो महासंगिका है इसे हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी। और दूसरा है दूसरा जो स्प्लिट हुआ था वो है स्थाविरावधीन, जो कंसिडर करते हैं बिलीवर इन द टीचिंग्स आफ्टर द टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। जो एल्डर्स का जो टीचिंग होता है इसको ये लोग फॉलो करते हैं। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये 2 ऑर्डर में डिवाइड हुआ। फिर जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़ते चले गए है ना, आगे टाइम बीतते चले गए, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे 250 BC में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इसे जो प्रिसाइड किए गए थे वो है मंगोलीपुत्र तिस्सा के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। और यहीं पे जो है अभिधम्म पिटाक जो है, यहीं पे जो है अभिधम्म पिटाक का हमें इवेंट देखने को मिलता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी जितना भी मिशन हो गया अदर कंट्री में, किसके द्वारा भेजे गए थे? अशोक के द्वारा ही भेजे गए थे, है ना। यहाँ पे नाम होगा आई थिंक, देखो श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्र, इसको भेजे गए थे श्रीलंका में, कि वहाँ पे जाके जो है जितना भी बुद्धिज़्म का टीचिंग है उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये समझ आया। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए गए थे श्रीनगर में कनिष्क के द्वारा, है ना, कनिष्क के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका भी जो है प्रेसिडेंट जो है वासुमित्र हो गया, वासुमित्र मॉन्क ऑफ दी। जो अब देखो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, एक था स्थारावधीन, और जो स्थारावधीन स्कूल के मॉन्क थे वो हैं वासुमित्र। फिर जो अश्वघोष हैं जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बने। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब यहीं पे क्या हुआ कि हमें जो है जैसे सिचुएशन आगे बढ़ते चले गए तो हमें बुद्धिज़्म का स्प्लिट देखने को मिला, 2 फॉर्म में स्प्लिट देखने को मिला। और ये स्प्लिट कब होगा? जब बुद्धिज़्म का 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगा, वहीं पे जो है हमें एक महायान और दूसरा हीनयान, ये 2 सेक्टर इमर्ज होके आएंगे। बुद्धिज़्म से ही 2 सेक्टर इमर्ज होके आएंगे, एक आएगा महायान और दूसरा आएगा हीनयान। क्या है ये हीनयान और महायान? अब इसको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले डिटेल में कवर करते हैं हीनयान, जिसे हम लोग थेरावादी बुद्धिज़्म भी कंसीडर करते हैं। इसका जो पूरा लैंग्वेज है ये पाली लैंग्वेज है ना, हीनयान का। और इसका मतलब होता है हीनयान का जो कि लेसर व्हीकल, ठीक है, लेसर व्हीकल फॉलोअर प्रीफर थेरावाद डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर है उसको फॉलो करना, ये इसका मेन एम है। और बुद्धा को क्या करते थे ये लोग? बुद्धा को एज अ ह्यूमन टीचर कंसिडर करते थे। जैसे कि महायान में देखोगे तो बुद्धा को भगवान मानेंगे, और भगवान मान के डिफरेंट आइडियल्स को उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा महायान सेक्ट में।
लेकिन हीनयान में क्या था कि जो बुद्धिज़्म का टीचिंग है उसी को फॉलो करते थे, बुद्धा को एज अ ह्यूमन टीचर कंसीडर करके चलते थे। ठीक है, समझ आया बुद्धिज़्म हीनयान के बारे में। जो कि यहाँ पे कोई आइडियल वर्शिप देखने को नहीं मिलता है। हीनयान में फोकस ऑन मेडिटेशन एंड मोरलिटी, इसमें जो है ज़्यादा काम करते थे। फिर जो बुद्धा के द्वारा दिए गए थे 8 फोल्ड पाथ हो गया, 4 नोबल ट्रूथ हो गया, इसके जो है फॉलो करते थे। और ये जो हीनयान है ये स्पीड देखने को मिलता है अपने को श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे पूरा जो है इसका स्पीड देखने को मिलता है। अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग कंसिडर करेंगे महायान। अब देखो इसमें प्रीफिक्स ही लगा हुआ है महायान। महान मतलब क्या है? ग्रेट। और जो महायान का जो है मीनिंग होता है एक्चुअली में वो होता है ग्रेट व्हीकल, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल साल्वेशन। ये इसका जो है मीनिंग होता है। और ये जो लोग लैंग्वेज यूज़ करते थे वो संस्कृत यूज़ करते थे। हीनयान में पाली लैंग्वेज यूज़ होता था और जो महायान है ये लोग संस्कृत यूज़ करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि बुद्धा को जो है इस गॉड की तरह कंसीडर करते थे। तो जब गॉड की तरफ कंसीडर करते थे तो ये लोग क्या है डिफरेंट इसका इमर्जेस हो गया, डिफरेंट जो है आइडियल वर्शिप, आइडियल का फॉर्मेशन, है ना, स्तूपा, इमेजेस, रिचुअल्स, ये सब चीज़ जो है स्टार्ट कर दिए गए, जिसे हम लोग महायान बुद्धिज़्म बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो है प्रॉपर गोल था कि बोधिसत्व आइडियाज मतलब अटेन करना है इनलाइटनमेंट फॉर द सेक ऑफ ऑल बीइंग, ये इसका जो है मेन पर्पस था। समझ आ गया क्या है महायान, क्या होता है हीनयान। और महायान का स्पीड जो है चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम, नेपाल, यहाँ पे जो है ज़्यादा देखने को मिला है अपने को महायान का स्प्रेडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है इसके रेस्पेक्ट में जो है कंपैरिजन टेबल है, मतलब दोनों को एक साथ कंपेयर करके यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको अपने लेवल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी तो मैं बता दिया हूँ कि जैसे कि इसका टेक्स्ट पाली है, इसका संस्कृत है, बाकी कोई आइडियल वर्शिप को फॉलो करता है, कोई जस्ट ह्यूमन फीचर कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से। और जो हीनयान है इसको हम लोग थेरावाद बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हीनयान ना बोल के थेरावाद बोल देते हैं, तो कंसीडर यही करना कि थेरावाद है मतलब हीनयान के बारे में ही पूछे हैं। समझ आ गया ये चीज़। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बोधिसत्व है क्या, है ना, द आइडियल्स ऑफ द महायान बुद्धिज़्म। क्योंकि महायान जो है इसका एक गोल है बोधिसत्व आइडियल्स का, मतलब अटेन करना है इनलाइटेनमेंट का फॉर द सेक ऑफ ऑल बीइंग, जितना भी ऑल बीइंग है उसको इनलाइटेनमेंट जो है उसको अटेन कराना है। तो बोधिसत्व आइडियल्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। अब इसका जो मीनिंग है बोधिसत्व का, इसको लिए गए हैं बोधि। बोधि का मतलब होता है इनलाइटेनमेंट, सत्व का मतलब होता है बीइंग, वन हु दोस इसेंस इज इनलाइटेनमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोधिसत्व बोलते हैं। इसका जो है बोधिसत्व का सिंपल मीनिंग एकदम मतलब नॉर्मल मीनिंग ये समझो कॉमन भाषा में कि बोधिसत्व का मतलब होता है कि अपना तो इनलाइटेनमेंट करेंगे, लेकिन अपना इनलाइटेनमेंट को करने से पहले जितना भी बाकी पब्लिक है, बाकी जनता है, उसका इनलाइटेनमेंट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बोधिसत्व। हम तो इनलाइटेनमेंट होंगे लेकिन जितना भी बाकी पब्लिक है उसको भी इनलाइटेनमेंट करेंगे, ये है बोधिसत्व। सिंपल भाषा में यही समझना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, तो बोधिसत्व का मीनिंग ही यही है। अब कुछ बोधिसत्व का यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, इसको थोड़ा याद भी रखना है। जैसे कि मैत्रेय हो गया, मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा भी बोलते थे, है ना। इसका अगर सिंबल का बात करोगे तो बेनीवलेंस है। विल अपीयर इन फ्यूचर टू रिन्यू धम्म, धर्म मतलब जितना भी बुद्धा का टीचिंग है या फिर बुद्धा का जितना भी धर्म है जो रास्ते में चले हैं उसी को यहाँ पे प्रोपागेट करना। फिर वज्रपाणी हो गया जो कि पावर का सिंबल होता है, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। फिर तारा है ना, जिसे हम लोग फीमेल बोधिसत्व बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन है, मर्सी है, स्पेशली रिवर्स इन तिब्बतन बुद्धिज़्म यहाँ पे देखने को मिला है। तो कुछ यहाँ पे फेमस बोधिसत्व का नाम लिए गए हैं, बोधिसत्व का नाम लिखे गए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। और ये जो बोधिसत्व है कहाँ हमें देखने को मिलता है? महायान ट्रेडिशन में ज़्यादा इस खास देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखोगे। बाकी कंपैरिजन टेबल है, अपने लेवल में इसको भी कवर करना, जिससे अगर कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट बना लो। फिर यहीं से हमें जो है डिफरेंट जो है बुद्धिज़्म सेक्ट का इमर्जेंस होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस किए जो कि श्रीनगर में किए गए थे, कंडक्ट किसके द्वारा पता है ना? कनिष्क के द्वारा।
कनिष्क के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस हुए थे, तो वहाँ पे क्या है, दो सेक्टर में ही इमर्ज हुए थे, एक महायान और एक होता है हीनयान। फिर जैसे ही सिचुएशन आगे बढ़े तो हमें इसी का एक और सेक्टर देखने को मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। इसे हम लोग तंत्रयान बोलते हैं या फिर तांत्रिक यान बोलते हैं या फिर इसको और मंत्रयान, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वज्रयान है ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है ना, और ये इसका डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। तो ये जो है ओरिजिनेट इसका हम लोग महायान सेक्टर से ही डिस्कस कर सकते हैं। जो 7-8 सेंचुरी है उसी में जो है महायान से एक और सेक्टर इमर्ज हो गया है जिसे हम लोग यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म बोलते हैं। और नाम से ही समझ आ रहा है वज्रयान यान या फिर तंत्रयान, ये लोग जो है जो तांत्रिक मैजिक होता है ना, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, उसको ये लोग क्या है बिलीव करते हैं। मंत्र हो गया, मुद्रास हो गया, मेडिटेशन हो गया, तांत्रिक मुद्रा, तांत्रिक मंत्र, इन सब चीज़ में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसी को हम लोग एक सेक्टर डिफाइन कर दिए हैं, वो है वज्रयान बुद्धिज्म, जो कि वार्शिप करते हैं तारा का, है ना, मंजूश्री का। ये लोग हैं कौन, यहीं पे तो हम लोग डिस्कस किए। देखो ये लोग बोधिसत्व हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है मंजूश्री हो गया है ना, तो तारा हो गया, ये देखो यहाँ पे जो कि फीमेल बोधिसत्व है, इसका वार्शिप करते हैं। तो ये कहाँ से इमर्ज होके आए हैं, महायान बुद्धिज्म से ही इमर्ज होके आए हैं। और इसका गोल होता है कि रैपिड अटेनमेंट ऑफ द बुद्धाहुड इन वन लाइफ टाइम, एक ही लाइफ टाइम में जो है पूरा अटेनमेंट हो जाना चाहिए, ये इसका जो है मेन एम है। बाकी इसका सेंटर का बात करोगे, कहाँ पे इसका इमर्जेंस ज़्यादा देखने को मिला है, वो है तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, मंगोलिया हो गया, और कुछ पार्ट जो नेपाल का है, वहाँ पे जो है तंत्रयान या फिर वज्रयान बुद्धिज्म का इमर्जेंस देखने को मिला है। तो ये तो रहा ऑल अबाउट जो है तंत्रयान के बारे में, जो कि ये लोग जो है मोस्टली तांत्रिक विद्या जो है ना उसी में ये लोग रहते थे। बाकी इसका कंपैरिजन टेबल भी यहाँ है, ये कंपैरिजन टेबल अपने रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए रखा गया है ना, बाकी तो सबको मैं डिस्कस कर ही लिए हैं इस क्लास में पूरा। फिर इसके बाद जो है कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसका लिटरेचर थे। तो ओरिजिनली इसका अगर लैंग्वेज देखोगे थोड़ा सा, पाली लैंग्वेज, संस्कृत हो गया, इन सब चीज़ जो है लैंग्वेज है ना इसमें देखने को मिला है। बाकी जो है रीजनल लैंग्वेज इसका भी इमर्जेंस हुआ, जैसे कि सिचुएशन आगे गए वहाँ पे भी देखने को मिला है डिफरेंट डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का। जैसे कि हीनयान का बात करोगे तो पाली लैंग्वेज है, पढ़े हैं अभी। महायान जो है ये संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किए गए, ठीक है। फिर त्रिपिटक, जिसे हम लोग पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें से 2 ही त्रिपिटक फॉर्मेशन हुआ। फिर जो अभिधम्म पिटक है जो कि थर्ड पिटक आता है, वो जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ऑर्गेनाइज किए गए थे, फॉर्मेशन में लाए गए थे। तो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक है क्या, क्योंकि ये पार्ट है लिटरेचर का, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसका पार्ट है ये। तो 3 पिटक हैं, एक होता है विनय पिटक, एक होता है सुत्त पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है ये बास्केट ऑफ डिसिप्लिन है, जो मॉन्क्स हैं, जो क्योंकि बुद्धिज्म में संघ बनाए थे, अब संघ में कौन इंक्लूड होगा, मॉन्क इंक्लूड हो गए। तो मॉन्क का क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना है, डे टू डे लाइफ में क्या क्या परफॉर्म करना है, किस तरीके से अपना ओवरऑल लाइफ यहाँ पे जीना है। तो सिंपल बोलोगे तो रूल्स के लिए जो है जाने जाते हैं विनय पिटक, पूरा मॉन्क के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं विनय पिटक। फिर नेक्स्ट आता है सुत्त पिटक, इसमें जो है बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेज, इसके बारे में बात किए गए थे कि कैसा सरमन होगा, है ना, टीचिंग ऑफ बुद्ध है उसको कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे जो है स्प्रिट करेंगे। फिलोसॉफिकल हो गया, स्पिरिचुअल मैटर हो गया, इन सब चीज़ का डिस्कशन किसमें किए हैं, सुत्त पिटक में किए हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड पिटक, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिधम्म पिटक, इसे हम लोग बोलते हैं बास्केट ऑफ हायर डॉक्ट्रिन, जो कि फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं बुद्धा का टीचिंग को। कहाँ पे करते हैं, अभिधम्म पिटक में। तो ये तो रहा ओवरऑल 3 पिटक, है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर अलग टेक्स्ट्स का बात करेंगे तो जैसे कि मिलिंद पन्हा हो गए, जो है ये डायलॉग है बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मियंडर एंड दी मॉन्क, जो नागसेन है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, है ना, बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल, इसके बारे में डिस्कस हुए हैं, है ना, डायलॉग हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्हा बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर नेत्री पर करना हो गया, इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट पाली टेक्स्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी थोड़ा कवर करोगे। फिर कुछ महायान टेक्स्ट का भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ललिता विशारा है,
है ना, लेजेंडरी बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ललिता विस्तारा। फिर नेक्स्ट आता है बुद्ध चरित्र, जिसे अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। ये एक संस्कृत इपिक है, पोएम है, जो बुद्धा के लाइफ को पूरा नरेट करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्ध चरित्र बोलते हैं। फिर महाविभास शास्त्र, ये जो है अभिधम्म कमेंट्री है ना, जो कि सरस्वती वाला जो स्कूल है इससे डिनोट करते हैं। ये भी एक जो है महायान टेक्स्ट है। तो ये तो रहा कुछ डिफरेंट टेक्सेस जो कि एक लिटरेसी का पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कंसीडर यहाँ पे करोगे। फिर इसी के रेस्पेक्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, कुछ बुक्स हैं, क्योंकि मैं पूरे स्लाइड डिस्कस कर रहा था ना जब मैं फॉर्म कर रहा था इसका पूरा, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हाथ में थे, है ना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन और जिस डायमेंशन से पूछे हैं ना, हर एक स्लाइड में रखे गए हैं और हर एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट और उसका वर्क्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो अश्वघोष हो गए जो कि बुद्ध चरित्र लिखे हैं। फिर नागार्जुना का बात करोगे तो डिफरेंट काइंड के इन्होंने भी अपना योगदान दिए हैं। फिर वासुबंधु हो गया जो कि अभिधर्म कोशा इसके द्वारा लिखे गए हैं। भूमि सूत्र हो गया, है ना। फिर अगसाना हो गया, धर्मपाल हो गए, फिर शांतिदेव हो गया। तो इस तरीके से क्या है डिफरेंट ऑथर और उसके द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। ये भी समझ आया। फिर अगला क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में वो है मुद्रास के बारे में, जो वेरियस मुद्रा है ना, जैसे कि स्पर्श मुद्रा हो गया, है ना। फिर जितना भी जैसे कि हाथ नमन वाला एक नमस्कार मुद्रा होता है, इस तरीके से जो है डिफरेंट मुद्रा भी है। तो कुछ मुद्रा का बात करोगे जैसे कि धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा इसको बोलते हैं, जो पहला है ना, देखो इस तरीके से अपने हाथ को रखे गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धर्मचक्र मुद्रा। इसका सिंबल क्या होता है, टीचिंग प्रीचिंग, ये इसका जो है सिंबल होता है। फिर आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं, जो कि ये बताता है या फिर सिंबल है इनलाइटनमेंट का, विटनेस का। फिर एक आता है ध्यान मुद्रा। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो ध्यान मुद्रा होगा ये अपने को कॉन्सेंट्रेशन बताता है, मेडिटेशन बताता है, जो कि ध्यान मुद्रा है। फिर डिफरेंट और मुद्रा का बात करोगे तो अभय मुद्रा है, जो कि प्रोटेक्शन एंड रीएश्योरेंस बताता है। देखो ये जो ये दिख रहा है ना, ये अभय मुद्रा है। फिर वराह मुद्रा का बात करोगे तो इस तरीके से जो है ये वराह मुद्रा है, जो कि ये बताता है कंपेशंस, है ना, कंपेशंस एंड बुक ग्रेनिंग जो होता है इसको बताते हैं। फिर विटार का मुद्रा हो गया, जो कि इंटेलेक्चुअल डिबेट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको ये जो है डिनोट करते हैं, सिंबल है। फिर एक आता है कर्ण मुद्रा, जो कि वर्डिंग ऑफ इविल या फिर निगेटिव एनर्जी है, इसको डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा कुछ थोड़ा से हट के है, लेकिन फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्ण मुद्रा हो गया, डिफरेंट मुद्रा से भी क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे जैसे कि वज्र मुद्रा हो गए, जो कि पावर डिटर्मिनेशन को डिनोट करते हैं। फिर उत्तर बोधि मुद्रा हो गया, जो कि ये तो सुप्रीम इनलाइटनमेंट को डिफाइन करते हैं, इनलाइटनमेंट को सिंबल है ये। फिर अंजनी मुद्रा हो गया, जिसे हम लोग नमस्कार मुद्रा बोलते हैं, जो कि ग्रीटिंग हो गया, डिवोशन हो गया, इसका एक सिंबल होता है। तो ये तो रहा कुछ डिफरेंट मुद्रा। फिर एक और थोड़ा सा हम लोग इसके लाइफ से कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ जो है इससे एसोसिएटेड है। जैसे कि बर्थ का अगर बात करोगे तो वरादा हो गया, इससे रिलेटेड है। मेडिटेशन जो है ध्यान, इससे टर्म है ना, ये टर्म लिखा हुआ है। इनलाइटनमेंट हो गया, भूमि स्पर्श मुद्रा से डिनोट करते हैं। फर्स्ट सरमन जो कि धर्म चक्र है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर ध्यान से देखोगे थोड़ा, जैसे कि धर्म चक्र मुद्रा है तो इसका रिप्रेजेंटेशन एंड एसोसिएटेड इवेंट, यहाँ पे लिखा गया है कि रिप्रेजेंट बुद्ध फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, ये सिंबलाइज करते हैं, है ना। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा क्या सिंबलाइज करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट बोध गया, ये जो है इसका कुछ सिंबल है। तो इसको अपने लेवल में ही कवर करना है, बाकी इसका जो बेसिक्स हैं उससे तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए। कुछ की टर्म्स हैं बुद्धा से रिलेटेड, ये भी अपने लेवल में करोगे। जैसे कि संघ हो गया, है ना, संघ का मीनिंग क्या है, कम्युनिटी ऑफ मॉन्ग। नन हो गया है। फिर निर्वाण किसको बोलते हैं, संसारा किसको बोलते हैं, जो कि साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ, ये जो है कुछ टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसको जो है एक बार डिस्कस करोगे, एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि ये CDS एग्जाम है, वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। CAPF में अगर इससे रिलेटेड जो है टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना। फिर NDA हो गया,
इन सब चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये हो गया कवर। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और टारगेट करके ही बना रहे हैं CAPSC 2026 एग्ज़ाम को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जैनिज़्म के बारे में, क्योंकि बुद्धिज़्म के बारे में पूरा डिटेल के साथ हर एक डाइवर्सिटी हर एक कंटेंट को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब मेन पॉइंट में आते हैं हम लोग यहाँ पे जैनिज़्म का। तो थोड़ा ब्रीफली दे देता हूँ कि जैनिज़्म है क्या, कहाँ से इमर्जेंस हुआ, कौन इसका फाउंडर रहा है। इसका जो इमर्जेंस कैसे हुआ जैनिज़्म का, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं जब हम लोग जैनिज़्म बुद्धिज़्म का इमर्जेंस देखे थे ना, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, पहले ही स्लाइड में, तो वहाँ पे देखे हैं। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग ट्रेस कर सकते हैं 6 से 5th सेंचुरी BC तक टाइम पीरियड इसका है। और इसमें से जो है ना 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब टीचर कंसिडर कर सकते हो। तो वही जो 24 लास्ट तीर्थंकर हैं उसको हम लोग बोलते हैं महावीर, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्धमान, और इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। और फाउंडेशन तो इसका जो पहला जब फर्स्ट तीर्थंकर आए है ना, फर्स्ट जैनिज़्म का तीर्थंकर आए, तो वहीं से उसका जो है फाउंडेशन देखने को मिला है। क्लियर है। तो ऋषभनाथ है, जिसे हम लोग आदिनाथ भी बोलते हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर रहे हैं और इसी के द्वारा पूरा जैनिज़्म का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हुए 24 तक यहाँ पे तीर्थंकर आए, और वही जो 24 तीर्थंकर हैं उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं महावीर, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्धमान। समझ आ गई ये चीज़। और इसका जो है ओरिजिन जो है वही बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ईस्टर्न इंडिया, वहीं पे ही देखने को मिलता है। तो ये तो रहा पूरा जैनिज़्म का एक जस्ट ओवरव्यू देखे हैं। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल में। और एक चीज़ याद रखना, हम लोग जैनिज़्म कवर करेंगे रेस्पेक्ट ऑफ वर्धमान के। तो ये जो है वर्धमान जो है 24 तीर्थंकर रहे हैं। इसका जो फादर है, फादर का नाम है सिद्धार्थ हैं, जो कि कुंडाग्राम जो है ना किंग रहे हैं, कुंडाग्राम जो कि वैशाली के पास पड़ते हैं, प्रेजेंट डे बिहार है ना। इसका मदर त्रिशला है। फिर बर्थ प्लेस तो कुंडाग्राम डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, ये समझ आए, जस्ट एक फैक्ट है। फिर इन्होंने भी रिनंसिएशन लिए, जैसे कि बुद्धा ने रिनंसिएशन लिए ना, सेम ऐसे ही इन्होंने भी रिनंसिएशन लिए हैं। 30 के एज में रिनंसिएशन लिए हैं, जो कि महावीर रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ टू सीक लिबरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं। लिव एज अ एसेटिक फॉर 12 ईयर प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम पेनेंस मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। फिर ही वंडर नेक्ड दिगंबर ट्रेडिशन बोलते हैं, एक होता है दिगंबर, श्वेतांबर, इस तरीके से डिफरेंट सेक्ट आएंगे। तो जो दिगंबर होते हैं ना वो क्या रहते हैं, पूरा नेक्ड रहते हैं, है ना, विथ मिनिमल क्लोथिंग। और जो थोड़ा सा भी क्लोथ में रहते हैं, है ना, थोड़ा कपड़ा बस पहने रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेतांबर बोलते हैं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं पूरा कंप्लीटली नेक्ड रहते हैं। तो ये तो रहा रिनंसिएशन के बारे में। ये दो दिगंबर बोला हूँ और जो श्वेतांबर बोला हूँ, ये दो सेक्ट हैं। आगे जाके इसका भी फॉर्मेशन देखेंगे कैसे इमर्ज हुआ है। फिर रिनंसिएशन किए, फिर मेडिटेशन किए, उसके बाद इसको भी जो है इनलाइटेनमेंट मिल गया। इनलाइटेनमेंट या फिर जो है जैनिज़्म के भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं केवला जना बोलते हैं। केवला जना, जिसे हम लोग ओमनी साइंस बोल सकते हो। 42 के एज में साल ट्री, बुद्धिज़्म में बुद्धा को बोधि ट्री में मिले थे, इसको कौन से ट्री में मिले हैं, साल ट्री में। बोधि ट्री मतलब पीपल ट्री, ठीक है। बिकम, उसके बाद जो है जैसे इनलाइटेनमेंट हुआ तो इन्होंने क्या बन गए, ये जो है 24 तीर्थंकर बन गए। फिर इसका जो है 72 ईयर में डेथ हो गया, निर्वाण हो गया। डेथ का मतलब यहाँ पे निर्वाण बोल रहे हैं। फिर इसी के समय जैसे डेथ हुआ तो उसको मोक्ष मिल गए, लिबरेशन मिल गए। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके बारे में, ये समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसका कोर प्रिंसिपल क्या था, क्योंकि एक बेसिक ओवरव्यू तो ले लिए जैनिज़्म के बारे में। अब प्रिंसिपल समझ रहे हैं क्या क्या इसका प्रिंसिपल थे। तो ये जो है कुछ प्रिंसिपल में ये जो है फॉलो करते थे। और मेजरली जो प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, कंपैरिजन करोगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, तो बुद्धिज़्म जो है नॉन वायलेंस का बात करते हैं, और ये भी जो है जो जैनिज़्म है ये नॉन वायलेंस का ये भी बात करते हैं। तो पहला जो है अहिंसा, इसका जो है डॉक्ट्रिन है फंडामेंटल, कि अवॉइडिंग हार्म टू एनी लिविंग बीइंग इन द थॉट वर्ल्ड और डीड, जो कि सेंट्रल है जैन इथिक्स का। यहाँ पे सोचना भी नहीं है किसी का हत्या करना है, किसी को किल करना है, यहाँ तक भी हमें नहीं सोचना है। फिर सेकंड है सत्य के बारे में, ट्रूथफुलनेस के बारे में, कि हमेशा जो है सत्य ही बोलना है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। फिर अस्टेय, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉन स्टीलिंग का बात करते हैं।
नॉट टेकिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट विलिंगली गिवन, है ना, नॉट स्टीलिंग का बात करते हैं, यहाँ पे चोरी नहीं करना है। फिर ब्रह्मचर्य का यहाँ पे पालन करना है, चैस्टिटी जो होता है ना ब्रह्मचर्य, उसका यहाँ पे पालन करना है। ये इसका कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल रहे हैं और यही जो है जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल है। फिर आगे जैसे कि नॉट अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। फिर सत्यवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन का बात की है, मतलब रिकॉग्नाइज करना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव को। ट्रूथ इज अ रिलेटिवली, मतलब बोलने का यहाँ पे वही मतलब है कि जो है सत्य बोलना है। ये जो चार दिया हुआ है ना, चार जो डॉक्ट्रिन है यही है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, नॉन स्टीलिंग हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, इन सब चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है, ये बोले हैं। फिर अगर थोड़ा सॉल के बारे में अगर डिस्कस करें कि ये जो है आत्मा में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, तो जो जैनिज्म है इन्होंने डिस्टिंग्विश किए हैं सॉल क्या होता है और नॉन सॉल क्या होता है। जो सॉल है इन्होंने बोले हैं जीवा, और जो नॉन सॉल है इसको टर्म दिए हैं अजीवा का। तो इन्होंने जो है डिस्टिंग्विश किए हैं क्या होता है सॉल या फिर जीवा। तो जीवा का मतलब है इटर्नल, कॉन्साइज एंड कैपेबल ऑफ लिबरेशन, ये जो है मोक्ष को प्राप्त करने का सहायता है। अर्ली लिविंग बींग हैज़ अ सॉल, ये चीज़ यहाँ पे बोले हैं कि जो अर्ली लिविंग बींग है उसमें होता है सॉल। फिर जो है नॉन सॉल जिसे हम लोग अजीवा बोल रहे हैं, इसमें क्या बोलते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर है इंक्लूडिंग जैसे कि मैटर हो गया या फिर धर्म हो गया, अधर्म हो गया, इन सब चीज़ को क्या बोले हैं, अजीवा बोले हैं। जो लिविंग बींग है उसको सॉल बोल रहे हो, और जो नॉन लिविंग बींग है उसको यहाँ पे अजीवा बोल रहे हो, और एक कॉमन अभी के रेस्पेक्ट में वही चलता है। फिर कर्म का बारे में यहाँ पे बताएं कि मटेरियल पार्टिकल दैट बाइंड टू सॉल ड्यू टू एक्शन, मतलब जैसा कर्म करोगे, है ना, अगर हमें जो है पार्टिकल मिला हुआ है अभी, या फिर जैसा हम लोग अभी कर्म करेंगे वैसे ही वहाँ पे आगे जाके वैसे ही हमें कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ को कर्म के माध्यम से डिफाइन किए हैं, कर्म के माध्यम से बताए गए हैं। तो गोल, अगर जैनिज्म का गोल का बात करोगे तो इसका भी है मोक्ष, जैसे कि बुद्धिज़्म में इनलाइटनमेंट था ना, सेम वैसे ही इनलाइटनमेंट को यहाँ पे मोक्ष कंसिडर कर रहे हैं। तो ह्यूमन लाइफ का जो गोल है यहाँ पे मोक्ष होता है, और इसी के रेस्पेक्ट में क्या है, त्रिरत्न या फिर थ्री जेवल्स का यहाँ पे आइडिया दिए। कौन कौन से हैं थ्री रत्न, एक है सम्यक दर्शन, सम्यक जना, और एक होता है सम्यक चरित्र। ये तीन जो हैं इसका थ्री ज्वेलर्स हैं जैनिज्म का। जो कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि राइट परसेप्शन और फैट इन ट्रूथ, हमेशा राइट परसेप्शन होना चाहिए, जो ट्रूथ है जो सच है उसमें यहाँ पे विश्वास होना चाहिए, फैथ होना चाहिए, ये बोले हैं सम्यक दर्शन में। फिर आता है सम्यक जना, मतलब राइट नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जो हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, बॉर्न हुए हैं, इस वर्ल्ड में क्यों हुए हैं, अपना पूरा रियलिटी क्या है ना, क्या करना है, ये सब चीज़ का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल ये जो है बताते हैं जैनिज्म में। फिर आता है सम्यक चरित्र, जो कि राइट कंडक्ट करोगे, फॉलोइंग इथिकल प्रैक्टिस एंड एसेटिज्म, जो पेनेंस होता है ना, जो एकदम तपस्या होता है उसको यहाँ पे फॉलो करोगे, और जितना भी कंडक्ट करोगे, है ना, वो पूरा यहाँ पे राइट कंडक्ट होना चाहिए। तो ये जो है त्रिरत्न या फिर थ्री ज्वेलर्स जो है जैनिज्म में दिए हैं। फिर जैसे ही इसका टीचिंग बढ़ते गए तो टीचिंग में कई कई डिफरेंट कंपोनेंट होता है, जैसे कि अभी त्रिरत्न पढ़े हैं, उसी में जो है 5 यहाँ पे महाव्रत, है ना, या फिर महाव्रतास फॉर मॉन्क्स एंड नन्स के लिए भी दिए थे। कौन कौन से हैं, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अष्टेय हो गया, है ना, फिर ब्रह्मचर्य हो गया, फिर अपरिग्रह हो गया, जिसे हम लोग नॉन पोसेशन बोलते हैं। ये जो है हम लोग अभी डिस्कस किए, क्योंकि यही चीज़ जो है ये जितना भी बताया यहाँ पे ये कॉमन पीपल के लिए भी लागू होता था उस समय, ठीक है। अब पहले ही जब मैं बताया कि फाउंडेशन हुआ जैनिज्म का तो तीर्थंकर हुए, है ना, तीर्थंकर मतलब हम लोग यहाँ पे टीचर ही बोल सकते हैं, यहाँ पे वही पहले ही बताया था। तीर्थंकर मीन्स फोल्ड मेकर, मतलब वन हु शो द पाथ अक्रॉस द ओशन ऑफ द, इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है, उसका मतलब यही है कि जो साइकिल ऑफ बर्थ हो गया, रीबर्थ हो गया, डेथ हो गया, उससे परे हो गए, या फिर जो ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त हो गए उसको हम लोग तीर्थंकर बोल रहे हैं, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे प्रीचर भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट जो तीर्थंकर आए तो उसको डिफरेंट सिम्बॉल भी डिनोट किए, जो कि इम्पोर्टेंट सिम्बॉल यहाँ पे हैं। जैसे कि महावीर 24 तीर्थंकर आए, इसको हम लोग लायन मतलब सिम्बॉल रिप्रेजेंट किए। फिर पार्श्वनाथ जो कि 23 तीर्थंकर थे, जिसे हम लोग स्नेक से डिनोट किए।
फिर नेमिनाथ हो गया जिसे हम लोग कोंच से डिनोट किए। फिर ऋषभ देव जो कि फर्स्ट तीर्थंकर हैं, इसे हम लोग बुल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, मतलब एज अ सिंबल यहाँ पे कंसीडर करके रखे हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे की डिवीज़न कैसे हुआ। जैसे कि बुद्धिज़्म में महायान सेक्ट अलग हो गए, है ना। महायान के बाद हीनयान आ गए, हीनयान के बाद आगे जैसे ही जाओगे तो हीनयान नहीं, महायान से एक और सेक्ट आ गया वज्रयान। तो वहाँ पे जैसे ही डिवीज़न हुआ तो जो जैनिज़्म है यहाँ पे भी हमें डिवीज़न देखने को मिला है। और यहाँ पे दो सेक्टर डिवीज़न देखने को मिला है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है कि मॉन्क प्रैक्टिस कंप्लीटली न्यूडिटी, है ना, वस्त्र कोई भी यहाँ पे वस्त्र नहीं रहेगा बॉडी में। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं, जो कि एक नॉन अटैचमेंट का शो करता है ना। अगर हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं तो अटैचमेंट का शो करेगा कि ये हमारा कपड़ा है इस तरीके से, लेकिन अगर पूरा बॉडी ही नन रहेगा, न्यूडिटी रहने वाले हैं, तो यहाँ पे किसी का यहाँ पे अटैचमेंट नहीं आएगा, ना ही वस्त्र का यहाँ पे अटैचमेंट रहेगा। तो ये जो है दिगंबर लोग फॉलो करते थे। ओनली मेन कैन बिलीव मोक्ष डायरेक्टली, ये बोले यहाँ पे। वुमेन मस्ट बी रिबॉर्न एज अ मेन, तो अगर वुमेन है तो सबसे पहले उसको मेन की तरह यहाँ पे बॉर्न होना पड़ेगा, जब मेन बनेंगे तब वो मोक्ष ले लेंगे। ये यहाँ पे है इसका दिगंबर का प्रिंसिपल या फिर फिलोसॉफी। फिर प्रीडोमिनेंट इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे हमें ज़्यादातर दिगंबर देखने को मिलता है। स्कल्पचर का अगर बात करोगे तो अगमास नॉट फुली एक्सेप्टेड, रिलाई ऑन द सेकेंडरी टेक्स्ट। देख लो जो सेकेंडरी टेक्स्ट हैं उसमें जो है ज़्यादा बिलोंग करते हैं स्क्रिप्चर्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़ा पहने होते हैं। श्वेत मतलब वाइट का, इसे हम लोग श्वेत बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है वाइट क्लैड। मॉन्क्स एंड नन वियर वाइट रोब्स, जो कपड़ा होता है उसको पहनते हैं। और इसका जो फिलोसॉफी बोल सकते हो कि यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन दोनों यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये बोले हैं श्वेतांबर में। ठीक है, और ये जो नदन हो गया इंडिया हो गया या फिर वेस्टर्न इंडिया हो गया, यहाँ पे जो है इसका इमर्जेंस देखने को मिला है श्वेतांबर का। तो ये जो है मेजरली जो है जैनिज्म दो सेक्ट में यहाँ पे इमर्ज हो गया है। बाकी देखो अलग अलग और सब डिवीज़न है, जैसे कि श्वेतांबर है तो उसमें अलग डिवीज़न है, दिगंबर में डिफरेंट डिवीज़न हुए। जैसे कि दिगंबर हो गया, इसका सब सेक्ट का बात करोगे तो तेरापंथी हो गए, जो कि स्ट्रिक्ट एसेटिक रूल्स है, एकदम वस्त्र त्यागना है ना, एकदम तपस्या करना है, पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके तपस्या करना है, उसको फॉलो करते हैं। फिर भारतीय हो गया, ये भी जो है दिगंबर का एक सब सेक्ट है ना, सब सेक्ट हो गया, जो कि फोकस करते हैं ऑन मोनेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेम्पल रिचुअल्स, जो होता है ना उसमें जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर श्वेतांबर हो गया, इसका सब सेक्ट का बात करोगे तो मूर्ति पूजा हो गया, है ना, आइडियल वर्शिप करना, डिफरेंट आइडियल का फॉर्मेशन करना, आइडियल बनाना, इमेजेस फॉर्मेशन करना, ये मूर्ति पूजा हो गया, जो कि सब सेक्ट हैं। फिर तेरापंथी हैं, जो कि रिफॉर्मिस्ट सेक्ट हैं, जो इम्फेसिस करते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, टेक्सचुअल स्टडी होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है कोर फिलोसॉफी रहा है किसका, तेरापंथी का। तेरापंथी जो है श्वेतांबर का एक सब सेक्ट है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट सब सेक्ट भी इमर्ज होके आए, जैसे कि सिचुएशन आगे बढ़े, टाइम आगे बढ़े। तो अब देखो यहाँ पे वही चीज़, ये जो मैं कंपेरिजन टेबल इसीलिए रखा हूँ ताकि आसानी से यहाँ पे समझ जाओ। डायरेक्टली कंपेरेबल जो कंपेरिजन टेबल है इसमें नहीं आना है, पहले थोड़ा एक बार कवर कर लो उसको, है ना, जो बेसिक्स हैं उसको। बाकी कंपेरेबल टेबल में आओगे जो कंपेरिजन करते हैं वहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगा। बाकी इसका कोर फिलोसॉफिकल हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे कि वहाँ पे बुद्धिस्ट में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, तो यहाँ पे भी जैन काउंसिल हुए हैं, जो कि फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुए, कंडक्ट किए गए थे 300 BC में, और इसे प्रिसाइड किए गए थे स्थूलभद्र के द्वारा। और यहीं पे जो है 12 अंगस का यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ है। 12 अंगस मतलब एक टेक्स्ट है या फिर लिम्स बोल सकते हो, इसका कंपाइलेशन हुआ। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वल्लभी में ऑर्गेनाइज किए गए थे 512 AD में, इसे प्रिसाइड किए गए थे देवर्धि के द्वारा। और यहाँ पे जो 12वां अंग है, ठीक है, जो माइनर सेक्शन है, इसको यहाँ पे ऐड किए गए थे। तो जैन काउंसिल में दोनों जैन काउंसिल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा भी याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि बुद्धिज़्म में लिटरेचर डिस्कस किए, तो यहाँ पे भी थोड़ा जैनिज़्म का लिटरेचर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैनिज़्म का लिटरेचर का अगर थोड़ा लैंग्वेज पहले देखोगे तो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, बाकी जो कि रीजनल लैंग्वेज हैं,
है ना, जो रीजनल लैंग्वेज जैसे कि मराठी हो गया। तो इस तरीके से जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी इन्फ्लुएंसेस, उसका भी यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जितना भी बुक्स यहाँ पे या फिर टेक्स्ट का या फिर लिटरेचर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इन सब चीज़ में वही बात करेंगे, फिलोसॉफिकल बातें, है ना, इथिक्स कैसा होना चाहिए, क्या कंडक्ट है, कॉस्मोलॉजी, रिचुअल्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ का जो है बातें देखने को मिलेगा। यही सब चीज़ पूरा इर्द गिर्द जो यहाँ पे घूमने वाले हैं। ठीक, इतना समझ आ गया। अब थोड़ा श्वेतांबर लिटरेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड थे, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर लिटरेचर। तो श्वेतांबर लिटरेचर का कवर करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये जस्ट जैनिज्म का ही तो सेक्ट है। तो अंगमास हो गया, अंग हो गया, जैसे कि 45 ओरिजिनली अंगमास देखने को मिलेगा। फिर अभी के रेस्पेक्ट में बात करोगे, नाउ ओनली सम सर्वाइव, बाकी यहाँ पे एक्सटेंट हो गया। फिर अंगा अगमास हो गया, जो कि 12 प्रिंसिपल टेक्स्ट हैं, जो कि कोर टीचिंग ऑफ महावीरा, इथिक्स, कॉस्मोलॉजी, कंडक्ट, इसके बारे में बताते हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे टेक्सेस हैं। नैरेटिव हो गया, तो इसमें जस्ट कोई बताने लायक ऐसा है नहीं, क्योंकि जस्ट टेक्स्ट हैं, तो टेक्स्ट को अपने लेवल में यहाँ पे डिस्कस करोगे, पढ़ोगे। तो ये रहा दिगंबर टेक्स्ट, और अभी हम लोगों ने श्वेतांबर टेक्स्ट को डिस्कस किए। इसी के रेस्पेक्ट में कुछ बुक्स हैं, कुछ ऑथर हैं जो कि जैनिज्म से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड हैं, तो जैनिज्म से रिलेटेड हैं तो कुछ बुक्स एंड ऑथर, इसको भी कवर करोगे। साथ में साथ कि कौन कौन किंग ने इसको पेट्रोन किए हैं, क्योंकि जैनिज्म बढ़ा कैसे, एक तो अपने लिटरेचर के थ्रू बढ़े हैं, फिर डिफरेंट जो किंग हैं, है ना, जो डिफरेंट किंग हैं, उन्होंने क्या किया, जो जैनिज्म का टीचर्स हैं या फिर जो फिलोसॉफी है उसको यहाँ पे पूरा आम जनता तक फैलाए। इसी के थ्रू क्या हुआ कि जो जैनिज्म है उसका विस्तार न केवल इंडिया में, अदर जो कंट्री है ना, आउटर कंट्री, वहाँ पे भी देखने को मिलता है जैनिज्म का एक्सटेंड। समझ आ गया। फिर कुछ रीज़न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि क्यों ये इसका जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। देखो यहाँ पे रीज़न डिस्कस करते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ। तो इसका सबसे पहले जो है मेजर रीज़न यहाँ पे है कि एसेटिक एंड रिग्रेस लाइफ स्टाइल एज कम्पेयर टू जैनिज्म, जो कि मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं। जैनिज्म का लाइफ स्टाइल देखोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है इसका आइडियोलॉजी डायरेक्टली एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। और यहाँ पे नॉन किलिंग का बात की है तो यहाँ तक भी यहाँ पे बोले हैं कि जैसे कि खेत हो गया, तो खेत में जब हल चलाओगे तो हल चलाना भी मना है, जैनिज्म में बोलते हैं। क्यों? अगर हल चलाए मतलब उसमें जो जीव जंतु हैं उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और जैनिज्म का फिलोसॉफी होता है कि नॉन किलिंग, यहाँ पे किसी का किल नहीं करना है। तो इस तरीके से है ना, या फिर इस हद तक जो है एक्सट्रीम लेवल में जाना पड़ता है। यही एक जो है मेजर रीज़न हमें जो है समझ आता है इसका। फिर अदर रीज़न का बात करोगे तो लॉस ऑफ द रॉयल पेट्रोनेज, जो रॉयल पेट्रोनेज हो गया उसका यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो गया। क्यों कम होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि इसी समय जो है जैसे इसका डिक्लाइन हुआ तो डिफरेंट जो सेक्ट हैं या फिर डिफरेंट जो कल्चर हैं उसका इमरजेंस होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि सैविज्म हो गया, ब्राह्मणिज्म हो गया, हिंदू हो गया, इस तरीके से क्या है डिफरेंट इमर्जेंस देखने को मिले हैं। बाकी फिर राइज, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट जो कि सिंपल रिचुअल्स के बारे में बताएंगे, इमोशनल जो डिवोस्टेशन होता है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे कुछ हाई फाई जो सेक्रीफाइसेस हो गया उसको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भक्ति मूवमेंट का भी हमें राइज देखने को मिला है। और इसका राइज हुआ तो जो इसका है जैनिज्म है उसका डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया बुद्धिज़्म हिंदुइज्म में, कौन ज़्यादा बेस्ट है, इस तरीके से कंपटीशन। जियोग्राफिकल लोकेशन भी एक मेजर रीज़न रहा है, क्योंकि जैनिज्म रिमेन रीजनल, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान, कर्नाटका, रैदर देन स्प्रेड वाइडली अक्रॉस इंडिया। ये भी जो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक वजह रहा है। बाकी फॉरेन इन्वेजन, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर, तो ये सब चीज़ जो है डिफरेंट रीज़न है जहाँ से हमें जैनिज्म का डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है ना, हर क्लास में करते हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किए, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हिस्ट्री जो है मोस्टली टर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये रहा कुछ डिफरेंसेस जैनिज्म और बुद्धिज़्म, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने जैनिज्म भी डिस्कस कर लिए, बुद्धिज़्म भी डिस्कस कर लिए। अब यहाँ तक कवर करने के बाद अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको कंपेयर कर लेना, ताकि और ज़्यादा पूरा क्लिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल
बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में हर एक डाइवर्सिटी जो होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए फिर मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।